हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज आप सभी को क्लास 11th से जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस है पूरा एक ही वीडियो में करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, फाइनल एग्जाम 2025 के लिए वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारी फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्लास 11 ESP ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संचार का अर्थ क्या होता है। संचार मीनिंग क्या है, इसका मतलब संचार का अर्थ होता है सूचना, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करना। सपोज आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो आप अपनी बातें उसको बता रहे हो, तो वो भी एक संचार है। आप अपने इमोशंस शेयर कर रहे हो, वो भी एक संचार है। बेसिकली कम्युनिकेशन है। सो जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से बात करते हैं, संदेश भेजते हैं या किसी भी माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। अब आप किस माध्यम से करते हो? आप करते हो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, ठीक है। तो उसे संचार कहा जाता है। ये बोल कर, लिख कर, इशारों से, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई कोई साइन लैंग्वेज से अपनी बातें बताता है दूसरों को, तो कोई बोल कर बताता है, तो कोई लिख कर मतलब पूरा एकदम संदेश की तरह भेजता है। फिर है संचार के तत्व। संचार होता कैसे है? तो सबसे पहले संचार का कोई स्रोत होता है कि जहाँ से वो मैसेज निकलेगा। तो यह व्यक्ति या संस्था जो संदेश भेजता है, जैसे जब आप किसी से बात करते हो तो आप स्रोत हो, है ना। आप अगर मैसेज भेज रहे हो किसी को, तो संचार का स्रोत कौन है? आप खुद हो, क्योंकि आपसे ही वो मैसेज जनरेट हुआ है। फिर होता है कोडिंग। फिर आप संदेश को इस तरीके से तैयार करोगे कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ सके, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त को इमोजी, है ना, वो जो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे भेजते हैं इमोजी, या शब्दों में कोई बात बताते हो, तो ये कोडिंग है कि आप अपने मैसेजेस को भेज रहे हो। फिर आप अपना मैसेज पूरा, अपनी जो भी जानकारी है वो लिखोगे, ठीक है। शब्द होंगे उसमें, चित्र भी हो सकते हैं, ध्वनि भी हो सकती है, ऑडियो मैसेज भी हो सकते हैं, इशारे भी हो सकते हैं। तो ये आप मैसेज फिर अपना फ्रेम करते हो। फिर आप उस मैसेज को किसी माध्यम के उससे पहुंचाओगे, है ना। ये वो बोलकर, लिखकर, या फ़ोन से, ईमेल से, सोशल मीडिया से, रेडियो से, टीवी से, कोई भी माध्यम हो सकता है जिससे आप अपना मैसेज सामने वाले को पहुंचाओगे। फिर होती है डिकोडिंग। अब आपने जो कोडिंग करी थी, मीन्स जहाँ आपने अपने इमोजी, मैसेजेस, वो सब कुछ अपने फ्रेम किया था, जो भी आपने संदेश भेजा, तो जो रिसीवर होगा, जिसको वो मैसेज आपने भेजा है, वो उसको समझेगा। अगर उसको समझ आ गया, इट मीन्स वो उसको डिकोड कर पा रहा है। तो जब आप, कोई भी आपका दोस्त आपका मैसेज पढ़कर उसका अर्थ समझता है, तो उसको डिकोड करना कहते हैं। फिर है फीडबैक। तो जो रिसीवर है, आपका दोस्त है, वो अब आपके मैसेज का रिप्लाई देगा और प्रतिक्रिया देगा। तो इससे आप समझ लो, अगर वो रिप्लाई देता है, इट मीन्स आपका मैसेज उस तक पहुंचा था और उसको संदेश समझ में आया है और वो उसका फीडबैक दे रहा है। फिर है शोर। कभी कभी क्या होता है, जब आप संचार कर रहे होते हो तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। जैसे फ़ोन पर नेटवर्क की समस्या हो जाना, बैकग्राउंड में नॉइज़ आना, कोई गलतफहमी हो जाना, तकनीकी खराबी आ जाना, है ना। बात करते समय बहुत सी चीज़ें रुकावट दे सकती हैं। फिर है संचार कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला है सांकेतिक संचार, यानी कि जब आप इशारों के माध्यम से, कोई सिंबल दिखाकर, कोई प्रतीक दिखाकर, कोई चित्र दिखाकर आप जब संचार करते हो, तो इसको सांकेतिक संचार कहते हैं। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी होंगी, लाल, ग्रीन और ऑरेंज, तो वो हमें एक तरीके से सिंबल है। लाल है तो आप रुकिए, ऑरेंज है तो रेडी हो जाइए, ग्रीन है तो चलिए, भागिए। तो इस तरीके से क्या है, सांकेतिक संचार होता है, ठीक है। और आप इमोजीज को भी सांकेतिक संचार में लिख सकते हो, समझ रहे हो। जब आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो आपने ऐसे रोने वाला इमोजी भेज दिया, या फिर कोई डार्क मीम देख लिया तो वहाँ पे आपने वो ऐसा भूत की खोपड़ी वाला भेज दिया, जो आजकल बच्चे भेज देते हैं एक दूसरे को, है ना। या फिर कईयों में बेमतलब के रोने की आदत होती है, रोने वाले इमोजी भेजते रहेंगे। तो ये सब मतलब क्या है, सांकेतिक संचार है। मौखिक और अमौखिक संचार। अब मौखिक संचार क्या है? वर्बल, जो आप बोल रहे हो, ठीक है। बोलकर आप जब अपनी बातचीत वगैरह कर रहे हो, कोई भाषण दे रहे हो, टेलीफोन पर बात कर रहे हो, तो ये आपका मौखिक संचार है। अमौखिक संचार मीन्स आप कुछ बोल नहीं रहे हो उसमें, बिना शब्दों के, केवल हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आँखों के इशारे से, है ना, इशारों में। फिर उसके बाद है अंतःवैयक्तिक संचार, यानी कि इंट्रापर्सनल, जब व्यक्ति अपने ही मन में बात करता है, अपने, है ना, बैठे बैठे, यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, यार मैं नंबर क्यों नहीं ला पा रहा, परीक्षा से पहले अपने आप से बात करना कि हाँ मैं अच्छे अंक ले लूँगा। ये इंट्रापर्सनल मीन्स अंतःवैयक्तिक संचार है। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक, यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, फ़ोन पे, चैटिंग पे, किसी भी माध्यम से हो सकता है, ठीक है।
अब है हमारा समूह संचार, ग्रुप में डिस्कशन करना। जब कई सारे लोग, देखा शाम के टाइम अंकल अंकल एकदम देसी देसी से बैठ के बातें करते हैं राजनीति पर, वो क्या है, वो ग्रुप डिस्कशंस हैं। या फिर कक्षा में जो जितने भी शिक्षक होते हैं, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। फिर है जनसंचार। जनसंचार का मीनिंग क्या होता है, ये जब लाखों करोड़ों लोगों तक आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप जनसंचार के साधन का यूज़ करोगे। समाचार पत्र हो गया, रेडियो है, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट्स हैं। फिर है जनसंचार का काम क्या होता है। अब इतने बड़े लेवल पे आप जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो सबसे मेन काम तो इन्फॉर्मेशन देना ही हुआ। जनता तक समाचार पहुंचाना, ज्ञान पहुंचाना, तथ्यों को सही तरीके से पहुंचाना, खबरों को पहुंचाना, जैसे मौसम की जानकारी है, सरकार की कोई घोषणा है। फिर है शिक्षा देना, लोगों को जनसंचार के माध्यम से नई नई चीज़ें सिखाना, ऑनलाइन कोर्स हो गए, या फिर कोई टीवी पे कार्यक्रम आता है शिक्षा से रिलेटेड, या रेडियो पे कोई शिक्षा का कार्यक्रम आना। फिर है मनोरंजन भी होता है जनसंचार से, है ना। रेडियो वगैरह पे क्या है, फिल्में, मतलब ऐसे फिल्में देखते तो नहीं हैं लेकिन वहाँ पे आप नाटक वगैरह सुन सकते थे, टीवी शोज़ वगैरह, या आप टीवी देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो ये भी जनसंचार ही है सारी, ठीक है। फिर है समाज में जागरूकता भी आती है, इससे अवेयरनेस आती है। जब सामाजिक मुद्दों पर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनते हो, देखते हो, जैसे स्वच्छता अभियान का कुछ आपने सुना, देखा, मतदान वोटिंग को लेकर जागरूकता का कुछ देख लिया आपने, पर्यावरण को देखे, मतलब देखकर कुछ आपने समझ लिया, मतलब ऐसा कुछ कार्यक्रम आ रहा हो तो आप में अवेयरनेस आएगी। फिर है विज्ञापन और प्रचार। कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जनसंचार के माध्यमों का यूज़ करती हैं। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा ऐड आती हैं, टीवी पर ऐड आती है, रेडियो पर बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती थी। फिर है संस्कृति और परंपराओं का प्रसार। होता क्या है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट पे जब आप ये सब पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको बहुत सारी फिल्मों के बारे में भी आप पढ़ते हो, बहुत सारा म्यूज़िक देखते हो, तो आप अलग अलग कल्चर्स को समझ पाते हो, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों का समझने का आपको मौका मिलता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं आज की डेट में, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया है भाई। फेसबुक, ट्विटर, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग तुरंत खबरें अपनी इधर से उधर करते हैं। फिर है वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं। आप कभी वेबसाइट खोलोगे तो बहुत से टॉपिक्स पे जानकारी देने वाले ब्लॉग लिखे होते हैं। ई न्यूज़ है, डिजिटल मीडिया है, यानी कि ऑनलाइन जो भी आप न्यूज़ वगैरह पोर्टल्स हैं, BBC, NDTV, आज तक, द हिंदू अखबार है, तो ये सारी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। टेलीविज़न हो गया, जहाँ पे आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हो, लाइव टेलीकास्ट देखते हो। रेडियो और पॉडकास्ट है, जहाँ FM वगैरह सुन के भी आप मतलब कुछ बहुत सब चीज़ें सीखते हो। पॉडकास्ट है जो अलग अलग लोगों पर मतलब ऐसे इंटरव्यू टाइप से होता है, जो लोग पॉडकास्ट करते हैं वो आप सुनते हो। मोबाइल ऐप्स होते हैं, न्यूज़ ऐप्स होते हैं, एजुकेशन के ऐप्स होते हैं, स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेज़ॉन प्राइम। ये सारी चीज़ें आधुनिक जनसंचार के माध्यम हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगर अब मैं अखबारी पत्रकारिता की बात करूं तो 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई। यानी कि आज से 400 साल पहले ही अखबारें आने लगी थी, परंतु भारत में 1780 में अखबारी पत्रकारिता शुरू हुई, जब जेम्स ऑगस्टक हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से ये इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो थे वो इंडिया में पत्रकारिता जो अखबार वाली है वो लेकर आए। बंगाल गजट जो है हमारा यहाँ पे अखबार था, जो कोलकाता से निकला था सबसे पहला। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था, और वो भी 1826 में कोलकाता से ही आया, और इसका संपादन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पहला अखबार और पहली साप्ताहिक पत्र। फिर है स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले जो हमारे पत्रकार थे वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त। ये आज़ादी से पहले के पत्रकार हैं। और कुछ प्रमुख पत्रों की बात करें तो पत्रिकाओं की बात करें तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ये सारी चीज़ें हैं जो आप मान के चलो मेन कुछ पत्रिकाएं हैं। और आज़ादी के बाद अगर हम देखें जो पत्रकार हैं वो है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, ठीक है, फिर उसके बाद है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर। और समाचार पत्रों की बात करें तो नवभारत टाइम्स आज़ादी के बाद का है, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये आपने भी सुने होंगे। पत्रिकाओं की बात करें तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और कादम्बिनी,
ये आज़ाद भारत की पत्रिकाएं हैं और पत्रकार हैं। अब हम रेडियो पे आते हैं। रेडियो एक सुनने वाला जनसंचार का माध्यम है जिसको श्रव्य कहा जाता है, जो बहुत ही एक टाइम पे पॉपुलर रहा था। और इसकी खोज 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने की थी। वायरलेस टेक्निक, यानी कि एक ऐसी तकनीक जो वायरलेस है, ठीक है, और रेडियो बना। भारत में रेडियो कब आया भाई? 1921 में मुंबई के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सबसे पहले संगीत कार्यक्रम चलाया गया था मुंबई में, इंडिया में, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया। और आज भारत में 350 से भी ज़्यादा प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं। तो ये भारत में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रेडियो कैसे शुरू हुआ। टेलीविज़न की बात करें तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, मीन्स देखने वाला और सुनने वाला। ये बहुत ज़्यादा सही माना जाता है आज की डेट में। 1927 में बेल टेलीफोन लैब्स ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, टेलीविज़न को। फिर 1936 में बीबीसी ने पहली बारी नियमित टेलीविज़न सेवा शुरू करी। बीबीसी ने ही शुरू किया था टेलीविज़न सर्विसेज को। भारत में टेलीविज़न कैसे आया? 15 सितंबर 1959 का टाइम था जब भारत में पहली बार टेलीविज़न शुरू हुआ। इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना, सामुदायिक विकास करना, समुदाय के लोगों को जागरूक करना। और 15 अगस्त 1965 से नियमित टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ, यानी कि सही तरीके से आप टीवी देख सकते थे इंडिया में 1965 से। और 1 अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नाम दे दिया गया। पहले ये आकाशवाणी का एक हिस्सा होता था, जो टीवी का जो जितना भी प्रसारण था भारत में, लेकिन बाद में दूरदर्शन नाम से एक अलग ही एक संस्था बना दी गई, अलग ही चैनल भी आपने सुना होगा, दूरदर्शन। तो फिर सब कुछ प्रसारण है वो दूरदर्शन के पास चला गया। अब है इंटरनेट की बारी। ये आधुनिक जनसंचार का माध्यम है, ये लेटेस्ट है। एक तो तेज है और इसकी पहुंच बहुत व्यापक है, रीच बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट के जरिए आप दुनिया में कहीं भी किसी भी समय तेज़ी से जानकारी एक दूसरे को भेज सकते हो। इंटरैक्टिव बहुत ज़्यादा है। जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप लाइव चैट, आप कमेंट्स और ये सब भी आप कर सकते हो, जिससे कि आप कुछ भी देखते देखते अपनी मतलब इंटरेक्शन भी बनी रहेगी और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रह सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। मल्टीमीडिया समर्थन, आप देखो इंटरनेट पर आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक, लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग सब कुछ कर सकते हो, जिससे इंटरनेट बहुत ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ें आप देख सकते हो, चला सकते हो, पढ़ सकते हो। 24/7 उपलब्धता, हमेशा इंटरनेट अवेलेबल है 24/7। कभी भी आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल लो, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी दिन का इंटरनेट पे कुछ पढ़ने के लिए। 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है जो इंटरनेट होता है। इसकी लागत भी कम होती है। जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो है, उसकी तुलना में इंटरनेट पर सूचना डालना बहुत सस्ता है। और मतलब सीधा सूचना डाल दी आपने। समाचार पत्र तो क्या छपवाओ, फिर उसको बांटो इधर उधर। फिर है व्यक्तिगत और सार्वजनिक संचार। होता क्या है, इंटरनेट को आप पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो, पब्लिकली भी। पर्सनल कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल्स के लिए, और बड़े पैमाने पर यूज़ करना है तो यूट्यूब पे आप वीडियो डाल दो, ब्लॉग्स डाल दो, वेबसाइट पे, न्यूज़ वेबसाइट है, तो दोनों चीज़ों के लिए ये यूज़ में आता है। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के बारे में। मनुष्य और पत्रकारिता, जर्नलिज्म। तो मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु है। हमेशा मनुष्य को कुछ नई चीज़ जानने की इच्छा होती है। वो अपने आसपास और दूर की जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ। कि पत्रकारिता का मूल भाव होता है जिज्ञासा। आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होगी ना, तभी आप पत्रकार बन सकते हो। इसलिए पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ही जिज्ञासा है। फिर है पत्रकारिता है क्या, इसका मतलब क्या है। तो पत्रकारिता को इंग्लिश में जर्नलिज्म कहा जाता है, जो जर्नल से बना है, जिसका अर्थ है पत्रिका। यानी कि मैथ्यू आर्नल्ड जी ने कहा था कि पत्रकारिता वह साहित्य है जो जल्दी में लिखा जाता है, यानी कि जल्दी से जल्दी जो खबर मिली उसको लिख दिया। ठीक है। पत्रकारों का काम होता है देश विदेश की घटनाएं जो घटती हैं, जो समस्याएं, जो सूचनाएं मिलती हैं, उन्हें समाचार के रूप में दुनिया को दिखाना। ठीक है, जो भी न्यूज़ मिली, यह प्रक्रिया ही पत्रकारिता कहलाती है। जर्नलिज्म का यही मतलब है। तो जो भी खबर मिली उसको दिखाया। अब अगर आपसे मैं पूछूं समाचार क्या होता है, समाचार न्यूज़ क्या है, तो हर घटना तो समाचार नहीं होती। समाचार वही है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो जानने में, और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो। ये तो नहीं है कि भाई किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो समाचार बन गया, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हर घटना समाचार नहीं होती। एक घटना को समाचार बनाने के लिए उसमें कुछ तत्व होने चाहिए। सबसे पहले है नवीनता। घटना नई होनी चाहिए। ये नहीं आप 10 साल पुरानी चीज़ कोई बता रहे हो तो वो समाचार नहीं होता। जन रुचि, लोगों को इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसे जानने में। और निकटता,
यानी कि घटना जितनी पास की होगी लोगों की रुचि उतनी अधिक होगी। अब आपके गांव के लोग हैं तो अपने गांव के आसपास की खबरें ही सुनना पसंद करेंगे। आप उनको किसी दूसरे देश की खबरें सुनाओगे तो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है वो। फिर है प्रभाव। समाचार बहुत ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए, लोगों पे असर हो। तो समाचार क्या है, वही एक ताज़ा जानकारी, कोई घटना घटी जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो और लोगों पे प्रभाव डाले, उसको समाचार कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं संपादन क्या है, तो संपादन का मतलब होता है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे स्पष्ट और पठनीय बनाना। मान लो कोई न्यूज़पेपर है तो उसमें संपादन का काम होगा, तो उसमें जो कमियां होंगी उसको सुधारा जाएगा, उसको साफ सुथरा बना के ऐसा बनाया जाएगा कि वो पढ़ने योग्य बन जाए। और उपसंपादक का काम होता है संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यों की गलतियों को सुधारना। जो उपसंपादक होगा वो क्या करेगा, संवाददाता होते हैं जो रिपोर्टर्स ने जो खबर दी है उस भाषा को चेक करना, उसकी व्याकरण को चेक करना, फैक्ट्स को चेक करना, और ये भी तय करता है कि खबर को अखबार या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहाँ और कैसे प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ये उपसंपादक का काम है कि खबर को कैसे कैसे पब्लिश करना है। अब जो संपादन का काम होता है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला है निष्पक्षता। जो पत्रकार होता है उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, यानी कि कभी भी पक्षपात करके कोई खबरें मत लिखो। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अगर पत्रकार ही गलत काम करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो यह सही और गलत, न्याय और अन्याय को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जो पत्रकारिता का काम होता है। और निष्पक्षता का मतलब है न्यूट्रल रहो, तटस्थ रहो, आप सच दिखाओ जो सच है, आप किसी के दबाव में, बहकावे में मत आओ। फिर है तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। आप जो भी पत्रकारिता का काम कर रहे हो वो सही तरीके से पेश करो, किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ कर झूठी जानकारी मत दो। हमेशा शुद्ध और सही जानकारी दो, हकीकत दिखाओ, ना कि आप गलत खबरें दिखाओ, ताकि जनता को सटीक जानकारी पहुंचे, ऐसा काम करो। फिर है वस्तुपरकता। पत्रकार को समाचार की रिपोर्टिंग अपनी राय या व्यक्तिगत धारणा के आधार पर नहीं करनी चाहिए। कोई भी पत्रकार है वो जब रिपोर्टिंग करता है तो उसको अपने ओपिनियन साइड रखने चाहिए, जो रियलिटी है उसको दिखाना चाहिए, जो जैसा हुआ है वैसा ही खबर में दिखाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। खबर में तथ्यों की सटीकता होनी चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए, एक्यूरेसी सही हो। ठीक है। फिर है संतुलन। समाचार में किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। मान लो कोई समाचार में खबर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, तो ऐसा ना हो सिर्फ बीजेपी के बारे में ही सब लिखा हो, आम आदमी के बारे में कुछ ना हो, या सिर्फ आम आदमी के बारे में लिखा हो, बीजेपी के बारे में कुछ ना हो। तो हमेशा रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की राय को समान रूप से शामिल करना चाहिए, जिससे पाठकों को भी लगे कि हाँ भाई आप निष्पक्ष जानकारी दे रहे हो। फिर है स्रोत, यानी कि किसी भी समाचार में जो जानकारी है वो जहाँ से आपने ली है। ऐसा तो है नहीं आप अंतर्यामी हो, हर जगह की जानकारी आपको बैठे बैठे खुद मिल जाएगी। आपको ढूंढना पड़ता है कि वो जानकारी कहाँ से मिली है। तो जो भी उस जानकारी का स्रोत है वो स्पष्ट कर लो, वो जानकारी सही है, सही स्रोत से आई है, ट्रस्टेबल है या नहीं है। बिना प्रमाण या बिना स्रोत के खबर आपको नहीं फैलानी चाहिए, ये गलत चीज़ है। पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, तो देखो, एक है खोज परक पत्रकारिता, जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना यानी कि किसी छुपी हुई या कोई गहरी सच्चाई को खोजकर सामने लाना, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और इंटरव्यू करके, और मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट सभी का एनालाइज करके अच्छे से एकदम सच का पता लगाना। जैसे भ्रष्टाचार की कोई खबर हो गई, कोई घोटाला हो गया, कोई अपराध की जाँच पड़ताल हो गई, इस पर रिपोर्ट बनाना। फिर है विशेषीकृत पत्रकारिता, मीन्स स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म। ये किसी भी एक विषय पर गहराई से रिपोर्टिंग की जाती है। कोई स्पेशलाइज्ड विषय होगा, खेल का हो सकता है, राजनीति का अलग हो सकता है, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, विज्ञान का, तकनीक के ऊपर। जैसे कि खेल पत्रकारिता, सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जर्नलिज्म करना, विज्ञान पत्रकारिता, व्यापार पत्रकारिता। फिर आता है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग जर्नलिज्म का मतलब होता है सत्ता, सरकार, कंपनियां, इन सब पर नज़र रखना, और ये जनता के भलाई में काम करते हैं पत्रकार। ये गलत अगर कोई काम करता है, घोटाले करने वाला है अगर कोई, या कोई दुरुपयोग करेगा सत्ता का, तो उस चीज़ को ये पत्रकार दिखाएंगे। जैसे सरकारी भ्रष्टाचार या किसी मानव अधिकार का हनन हो रहा है, किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। फिर एडवोकेसी पत्रकारिता। ये क्या है, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे के समर्थन में, किसी को सपोर्ट करते हुए किसी मुद्दे को या विरोध में रिपोर्टिंग करना। इसमें क्या है, आप अपने निजी विचार भी डाल सकते हो। जैसे पर्यावरण के ऊपर कोई रिपोर्टिंग कर दी आपने, मानव अधिकार पे कर दी, सामाजिक न्याय पर कर दी, ठीक है, ये सब है।
फिर आते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता, अल्टरनेटिव जर्नलिज्म, यानी कि ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से अलग है। यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे नहीं उठाती ना, जिसको इग्नोर करती है, वो वैकल्पिक पत्रकारिता उन मुद्दों को उठाती है। इसमें आप देखोगे इंडिपेंडेंट जो कुछ पत्रकार होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पे जो लोग चलाते हैं अपना न्यूज़ चैनल वगैरह, जो छोटे छोटे समुदायों की खबर बताते हैं, वंचित वर्गों की खबर बताते हैं, ग्राउंड लेवल रियलिटी बताते हैं बेसिकली। फिर है यहाँ पे कि अच्छे पत्रकार बनने के लिए आप में क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा पत्रकार बनना है तो सफल पत्रकार के लिए आपको एक तो सच्चाई का सामना करना आना चाहिए और सच्चाई आपके अंदर होनी भी चाहिए। समाचार जैसा है वैसा ही दिखाओ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। दूसरा है संतुलन होना चाहिए आपके अंदर। खबर में आप सभी पक्षों को बराबर समझो, ऐसा ना हो आप किसी को ज़्यादा झुकाव दे रहे हो, ज़्यादा किसी की तरफ इंक्लाइंड हो, उसके बारे में अच्छाई बता रहे हो। फिर है निष्पक्षता, हमेशा फेयरनेस, अपनी निजी राय, अपने ओपिनियंस दूर रखो, न्यूट्रल रहो, जो रियलिटी है वो दिखाओ। और क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए, समाचार सरल हो, स्पष्ट भाषा में हो, ताकि सभी उसको आसानी से समझ पाएँ। एडिटोरियल टीम में कौन कौन होता है संपादक मंडल में, तो ये क्या है, इसमें एक तो एडिटर होता है, एसोसिएट एडिटर होता है। एडिटर का काम है पूरी संपादकीय टीम का नेतृत्व करना। एसोसिएट एडिटर का काम होता है संपादक की सहायता करना। फिर आता है असिस्टेंट एडिटर, इसका काम है लेख और रिपोर्टों को संपादित करना। स्पेशल एडिटर का काम होता है विशेष विषय हैं जो कुछ, उसकी रिपोर्टिंग करना। चीफ एडिटर का काम होता है समाचार पत्र या चैनल की नीतियां बनाना। सब एडिटर का काम होता है समाचार को सही तरीके से तैयार करना। कॉरेस्पॉन्डेंट का काम होता है घटनाओं की रिपोर्टिंग करना, जिसको आप संवाददाता कहते हो, जो रिपोर्टर जो खड़े होते हैं माइक लेकर, वो खबरें देते हैं, खबरें जुटाते हैं। प्रूफ रीडर का काम होता है सारी चीज़ों को, गलतियों को, ग्रामर रिलेटेड या कुछ भी है उसको ठीक करके पेश करना। फिर है मौजूदा समाचार मीडिया का रुझान, यानी कि आज के समय में समाचार मीडिया अधिक पैसा कमाने के लिए सनसनीखेज खबरें प्रकाशित कर रहा है ना, एकदम वैसा व्यूज़ लेने के लिए या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी छाप दिया। जैसे है पीत पत्रकारिता, इसका मतलब होता है झूठी खबरें, गॉसिप्स वगैरह छाप देना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पेज 3 पत्रकारिता है, इसमें क्या है, ग्लैमर या सेलिब्रिटी गॉसिप्स या एंटरटेनमेंट की खबरें छाप देना, ये आजकल बहुत चल रहा है। पत्रकारिता का क्या महत्व होता है, देखो देश विदेश की खबरें मिलती हैं हमें, लोग दुनिया की घटनाओं से अपडेट रहते हैं, और पत्रकारिता से जनता को उसके अधिकार और कर्तव्य भी पता चलते हैं, लोकतंत्र मजबूत बनता है। रोजगार के नए अवसरों की जानकारी मिलती है, क्योंकि नौकरियां और करियर गाइडेंस में मदद करता है पत्रकारिता, उससे न्यूज़ वगैरह में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आते हैं। राष्ट्रीय चेतना बढ़ती है, जो लोग न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उससे देश की एकता और विकास में भी योगदान मिलता है। समाज की समस्याएं दिखती हैं अखबार वगैरह में, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे, इससे जागरूकता आती है, मानवता के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, पत्रकारिता से क्या है, समाज सेवा, परोपकार और अच्छे कार्यों को बढ़ावा मिलता है जो लोग ऐसी पत्रकारिता करते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं डायरी क्या है, तो डायरी क्या है, एक नोटबुक होती है जिसमें 365 दिन की तारीखें लिखी होती हैं हर पेज पे। हर पेज खाली होता है जहां पर हम अपनी रोज़ की बातें लिख सकते हैं। डायरी तो आपको पता ही है। डायरी क्यों कोई लिखेगा, अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने विचार, अपनी घटनाएँ, आप किसी से मिले खास बंदे से तो वो आप लिखोगे। डायरी लेखन होता क्या है, तो डायरी में हम उन सब बातों को लिखते हैं जिन्हें हम किसी और को नहीं बताना चाहते। वो हमारी पर्सनल बातें हैं, हमारे जीवन की घटनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। डायरी लेखन से फ़ायदा क्या होता है, हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम अपनी बातें जब लिखते हैं, अपने गुण और अवगुण हमें पता चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है क्या कमियां रही हमारे अंदर पिछले कुछ महीनों में। यह हमारे मन का बोझ हल्का करती है। जब आपके पास कोई ना हो अपनी बात बताने को, तो आप डायरी लिख दो और आप अपने अतीत को भी याद कर सकते हो। आपने कोई 5 महीने पहले डायरी में कुछ लिखा था, आप खोल के पढ़ सकते हो, भाई मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। तो डायरी लिखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि डायरी एक अच्छे दोस्त की तरह है, जिसे हम अपने मन की बात कर सकते हैं। तो इसे नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखा जा सकता है। और अगर पुरानी डायरी में लिख रहे हो तो नई तारीखें खुद लिखोगे आप, वरना बेटर तो ये होता है कि नई डायरी खरीदो उस साल के अकॉर्डिंग जो डेट्स दी हों। कुछ प्रसिद्ध डायरियों के नाम अगर मैं आपको बताऊं और उनके लेखक, तो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको एनी फ्रैंक ने लिखा है। एक साहित्यकार की डायरी, जिसको गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। पैरों में पंख बांधकर, जिसको राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। रूस में 25 मास, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। सुदूर दक्षिण पूर्व, जिसको सेठ गोविंद दास ने लिखा है। हरी घाटी, जिसको डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पटकथा के ऊपर। पटकथा क्या है?
पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट यानी कि पर्दा, कथा यानी कि कहानी। तो जब किसी कहानी को आप टीवी या फिल्म के बड़े पर्दे पर दिखाते हो तो उसे पटकथा कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको स्क्रीन प्ले भी कहा जाता है, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाना। तो मनोहर श्याम जोशी जी कहते हैं कि पटकथा वो कहानी है जो कैमरे के जरिए फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाती है, जो कि आप देख पा रहे हो सामने फिल्म की तरह। ठीक है, पटकथा के स्रोत क्या है? देखो, पटकथा किसी भी कहानी, घटना, कोई इतिहास का कोई मुद्दा है, कोई सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है। किसी भी कहानी के ऊपर आप स्क्रीन प्ले बना सकते हो। यह साहित्य, नाटक या जीवन की सच्ची कहानियों से ली जा सकती है। आप किसी बुक को उठा लो, साहित्यिक किताब को, कोई नाटक को उठा लो, उसका स्क्रीन प्ले कर लो, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस उठा लो। पटकथा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक तो उसमें कुछ मुख्य पात्र होते हैं, नायक यानी कि हीरो, और एक होता है विलेन। ठीक है, फिर है उनका संघर्ष दिखाया जाता है। कहानी में नायक और जो विलेन है आपस में लड़ रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। लोकेशंस होंगी, उसमें अलग अलग जगहों पर उसमें शूटिंग करी हुई होगी, फिर उसमें सीन्स होंगे, पूरी कहानी छोटे छोटे दृश्यों में बटी होगी, पहला सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन। ये स्ट्रक्चर होता है स्क्रीन प्ले का। और नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या है? अब आप सोचो कि मूवी और एक फिल्म में, मतलब जो फिल्म और नाटक में क्या डिफरेंस है? तो देखो, नाटक के दृश्य लंबे होते हैं लेकिन फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक के घटना स्थल जो है वो सीमित होते हैं, जबकि फिल्म में असीमित स्थान हो सकते हैं ना। नाटक में छोटा छोटा बस 2-4 ही आप एरिया को दिखा सकते हो। मूवी तो भाई इधर से उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पे शूट होती है। नाटक एक सजीव कला है, लाइव परफॉर्मेंस। नाटक में आप देखते हो, लेकिन फिल्म रिकॉर्ड की जाती है। फिल्म कभी भी लाइव थोड़ी होती है, फिल्म तो रिकॉर्डेड चीज़ है। नाटक की कहानी सीधी चलती है, जबकि फिल्म में इसे अलग अलग तरीक़ों से दिखाया जाता है कि कभी ये ट्विस्ट आ गया, कभी वो ट्विस्ट आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब ये फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है? फ्लैशबैक का मतलब होता है आपको एकदम से पुरानी चीज़ें दिखाना, ऐसे दृश्य दिखाना जो अतीत के हैं, पास्ट की चीज़ें हैं। और फ्लैश फॉरवर्ड का मतलब है जब भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, 5 years लेटर ये हुआ। ठीक है, तो आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो इन दोनों तकनीकों का यूज़ करते हैं, और जब आप पटकथा वगैरह में होते हो या मूवीज़ में भी होता है ये सब, तो पटकथा की सबसे छोटी इकाई होती है दृश्य। छोटे छोटे दृश्यों से मिलकर ही पटकथा बनती है। तो यहाँ पे इसी के साथ वीडियो ख़त्म है। आपको अगर अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।